नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर भिलाई से है, जहां 25 से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाली दिव्य हनुमंत कथा के आज ध्वज पूजन कार्यक्रम आयोजित इसमें किया गया, जिसमें कि आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सेवा समर्पण समिति के द्वारा आयोजित किया गया है और जिसमें डिप्टी सीएम और दुर्ग के जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने भाग लिया। जहां कार्यक्रम में जगदलपुर के विधायक और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि विधि विधान से हनुमान और ध्वज पूजन के बाद ध्वज फहराया गया है और इसके बाद श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए धर्मांतरण और प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का यहाँ आगमन होने वाला है। यहाँ उनका प्रवचन और अन्य कार्यक्रम होने वाले हैं। इन समस्त धार्मिक अनुष्ठानों के प्रारंभ में अभी ध्वज को आरोहित करके और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यहाँ काम प्रारंभ किया गया है। ऐसी कथा क्या मानते हैं, जिस तरीके से धर्मांतरण लगातार हो रहे हैं, क्या हिंदुओं को जगाने के लिए ऐसी कथाएं लगातार हो रही है? कैसा संदेश जाएगा? इसकी बात अनावश्यक आवश्यक है, इसकी आवश्यकता सदैव है। और धर्मांतरण की जो समस्याएं हैं, धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण जैसा हो जाता है। एक व्यक्ति जहाँ का रहने वाला है, अचानक वो वहीं का नहीं रह जाता है, उसके अपने सारे पराये हो जाते हैं, उसकी सारी परंपराएं पुरानी हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और वो स्वयं व्यक्ति अलग सा हो जाता है। ये समाज में बड़ी विरूपता इससे आ जाती है और इसलिए ऐसा आवश्यक है कि हम ये देखें कि अवैध रूप से जो धर्मांतरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं वो ना हो। इन्हीं के भी रोकथाम के लिए भी महाराज जी का अनवरत प्रयत्न रहता है। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश के आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस वार्ता में विभाग की 2 वर्षों की उपलब्धियां साझा की। आपको बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विभाग की किफायती आवास, बेहतर जीवन सुविधा और पर्यावरण के अनुकूल विकास पर जोर दिया। तो जहां आपको जानकारी देते चलने कि गृह निर्माण मंडल पर 735 करोड़ का बकाया था और जिसे कि राज्य सरकार ने चुकता कर दिया है। बताते चलें कि नवा रायपुर अचल नगर को ऋण मुक्त ग्रीनफील्ड शहर बना दिया गया है और जिससे कि निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि 132 एकड़ में टेक्सटाइल का पार्क और 1800 करोड़ रुपए का आईटी निवेश भी प्रस्तावित किया गया है। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि नवा रायपुर को मेडिकल हब और शिक्षा के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जो कि प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर दुर्ग से है, जहां राज्य सरकार के द्वारा बढ़ाए गए जमीन रजिस्ट्री शुल्क में संशोधन को लेकर दुर्ग की बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कि आपको बता दें कि क्रेडा ऊर्जा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भूपेंद्र सवनी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आजादी के बाद से जमीन के रिफॉर्म नहीं हुए थे और अब धोखाधड़ी से बचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री, पहचान की प्रक्रिया और जमीन सर्च जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री की दरों को संचित और असंचित दोनों के हिसाब से
व्यवस्थित किया गया है और जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने इस फैसले को तानाशाही करार दिया है और साथ ही साथ राज्य सरकार से यह मांग की है कि 10% से 850% तक बढ़े हुए जमीन के शुल्क को वापस संशोधित कर जनता के हित में फैसला करे। जमीन गाइडलाइन दर में जो 10% से लेकर 850% तक की जो बढ़ोतरी की गई है, ये तानाशाही फैसला है, ये मनमानी है। ये गरीब किसान मध्यम वर्गीय को जमीन लेने के अधिकार से वंचित करना है और इस तानाशाही फैसले के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा है, जनता विरोध कर रही है। और जिस प्रकार से भाजपा के नेता इस रिफॉर्म को वापस लेने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आज भी जमीन गाइडलाइन दर में जो बढ़ोतरी की गई थी वो ज्यों का त्यों है, उसमें किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं हुआ है। और ये जब फैसला किया गया तो जो नियम है उसके पालन नहीं किया गया है। जिला स्तर पर इसके दावा पत्ती मंगाए जाते हैं, सुझाव मंगाए जाते हैं, किसी प्रकार से जनता से सुझाव नहीं लिया गया है। इसीलिए ये सिर्फ भाजपा नेता घूम घूम कर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जमीन गाइडलाइन दर में जो 10% से 850% तक की गाइडलाइन में बढ़ोतरी की है उसे तत्काल वापस लिया जाए और जनता के हित में सरकार को फैसला करना चाहिए। ये मनमानी नहीं चलेगा। देखिए, आजादी के बाद से लेकर पंजीयन की दृष्टि से कोई बड़े रिफॉर्म इस प्रदेश में हुए नहीं। आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने और उनकी पूरी टीम ने पूरे देश भर में काफी अध्ययन करने के बाद बहुत सारे नए रिफॉर्म लाए। और जिस प्रकार से आप देखे होंगे, सबसे पहले जो रिफॉर्म पंजीयन में लाया गया कि पंजीयन में जिस जमीन की खरीदी बिक्री की जा रही है वहाँ क्रेता विक्रेता दोनों खड़े होकर जमीन को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑनलाइन आप जमीन को सारे घर बैठे सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा आपको प्राप्त हो गई, ऑनलाइन नामांतरण की सुविधा आपको प्राप्त हो गई और साथ ही साथ पूरी तरह से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा रोकने का जो प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है और जिसके तहत बहुत सारे रिफॉर्म किए गए। और साथ ही साथ जो गाइडलाइन की दर है उसमें भी काफी वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन की दरों पे काफी अंतर था। खबर दुर्ग से ही है, जहां आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कॉलेज परिसरों में बढ़ते आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर एक नई गाइडलाइन को जारी किया है। उच्च विभाग की ओर से आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से निर्देशों के तहत कुत्ते के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा, लेकिन प्रोफेसरों और कर्मचारियों को उन्हें भगाने या नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी और किसी भी समस्या की स्थिति में नगर निगम या डॉग स्क्वाड को सूचना देना अनिवार्य होगा। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि खुले में भोजन डालने पर रोक लगाई गई है और आक्रामक या फिर बीमार कुत्तों की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की होगी। इस गाइडलाइन को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए इसे तुगलकी फरमान बताया। में जो प्रकरण है वो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। उन्होंने भी कुछ अपना गाइडलाइंस दी है। एक्चुअली एक हर व्यक्ति एनिमल लवर होता है और उसको होना चाहिए, क्योंकि वो भी उनमें भी जीवन होता है, उनको भी तकलीफ होती है। तो कभी कभी डॉग्स के साथ लोग बड़ी बेरहमी से पेश आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और आजकल सबसे अच्छी बात है कि जो विदेशी डॉग्स का चलन हमारे यहाँ था, वो विदेशों में भी यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स मंगाए गए हैं पालने के लिए। तो पहली चीज तो यह है कि सबसे अच्छा है कि विदेशी डॉग्स को ना खरीदते हुए स्ट्रीट डॉग्स, जो बहुत बड़ी समस्या हमारी सोसाइटी के लिए, लोग घबराते हैं, तो स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करें। तो स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करने से उनकी प्रॉपर केयर होगी और उनकी संख्या भी कम होगी। फिर गवर्नमेंट को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जिस तरह से आप पोलियो ड्रॉप बच्चों को पिलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी तरह डॉग्स का भी वैक्सीनेशन फ्री में होना चाहिए। उसका रिकॉर्ड जहां वो डॉग्स हैं तो उसको किसी ना किसी तरह से आइडेंटिफाई करके उसमें कोई एक चिन्हांकित करना चाहिए, ताकि उनका वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं ये पता चल सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बीजापुर से है, जहां डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल मांझीगुड़ा में साइबर सेल के द्वारा एक अहम
साइबर जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ साथ छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जहां साइबर सेल के अधिकारियों ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और लिंक साझा करने जैसे जोखिम और सोशल मीडिया पर सतर्कता के साथ साथ साइबर अपराधों से सुरक्षा के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें कि साइबर अपराध की स्थिति में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और नए साइबर कानूनों के बारे में भी बताया गया। और जहां स्कूल प्रबंधन ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा है कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम छात्रों और शिक्षकों को सुरक्षित डिजिटल नागरिक बनाने में मदद करते हैं, जो कि वर्तमान में डिजिटल युग में अत्यंत ही आवश्यक है। अब खबर बिलासपुर से है, जहां जिले की सांस्कृतिक संस्था लोक श्रृंगार भारती के गेड़ी लोक नृत्य दल ने यूनेस्को और सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के आमंत्रण पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला में अपनी प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि 7 से 13 दिसंबर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समारोह में 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और जहां बिलासपुर के गेड़ी नृत्यक दल ने अपनी रोमांचक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति की सराहना भी की गई। बताते चले कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया नारा देकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया, तो वहीं गेड़ी नृत्य दल ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा, साहसिक करतबों और आकर्षक प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती दी है। अब खबर जशपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर स्थापित सीएम कैंप कार्यालय बगिया अब लोगों के लिए समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा बन चुका है। जी हां, आपको बता दें कि यहां 30 त्योहार या अर्धरात्रि के साथ साथ एक फोन कॉल पर भी सहायता मिलती है और जहां स्थापना से अब तक 14,000 से ज्यादा प्रकरणों का निवारण किया जा चुका है, तो वहीं बिजली, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक सहायता के मुद्दों पर भी त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत आपको बताते चले कि 72 मरीजों के इलाज के लिए 2 करोड़ 85 लाख रुपए की स्वीकृति भी उनकी ओर से दी गई। और जहां ताजा उदाहरण के रूप में देखा जाए तो कोरिया जिले में युवक को 18 लाख रुपए की मदद की गई है, जहां स्वास्थ्य मितान हेल्पलाइन के माध्यम से भी 4,000 से ज्यादा मरीजों को त्वरित स्वास्थ्य लाभ मिल चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी बीच एक बार फिर से पुलिस ने 5 अलग अलग प्रकरणों में 6 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मुनाफे के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि आरोपियों ने शेयर ट्रेडिंग और ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के नाम पर लोगों को झांसा दिया और इसमें से एक आरोपी ने फर्जी कंपनी यूनिक इंटरप्राइजेस के जरिए बैंक अकाउंट खोलकर 40 लाख की ठगी भी की थी। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि दूसरे मामले में शोएब अख्तर ने 30 लाख की ठगी की है, जो कि फर्जी कंपनी एसएस फ्रूट के जरिए धोखाधड़ी उसकी ओर से की गई। जहां इन आरोपियों के खिलाफ देश भर में 115 थानों में मामले दर्ज हैं। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि पुलिस ने आरोपियों से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद कर लिए हैं और उनकी जांच जारी है। अब खबर सूरजपुर से है, जहां आपको बता दें कि जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में स्थित जमदेई गांव में 50 वर्षीय वृद्ध युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना बीती रात की बताई जा रही है और जहां गांव वासियों ने सुबह मृतक का शव उनके घर के आंगन में पड़ा देखा। बताते चले कि घटना के बाद से ही गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और साथ ही साथ एफएसएल की टीम को भी सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार युवक रात को अपने घर में अकेले थे और जब उन पर हमला किया गया, जहां आपको बताते चले कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामले को दर्ज करते हुए तलाश पुलिस की ओर से जो है वो शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि घटना से गांव में भय का माहौल है। तो वहीं मृतक के परिजनों ने शोक जताया है, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
तो आपको बता दें कि सूरजपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आपको बताते चले कि जो युवक है उसके संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, क्योंकि अभी तक भी ये इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर किन कारणों के चलते और किसने युवक की हत्या की है। हालांकि आपको बताते चले कि युवक की हत्या कर उसे घर के ही आंगन में फेंक दिया गया है, जहां आपको बता दें कि निर्मम हत्या के बाद जहां परिवार पूरे तरीके से शोक स्तब्ध है, तो वहीं पुलिस की ओर से मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और जहां वृद्ध युवक की धारदार हथियार से हमला उस पर किया गया था, और जिसमें कि पोस्टमार्टम के लिए भी शव को शिनाख्त करते हुए कब्जे में लेने के बाद भेज दिया गया है। अब जो आगे का खुलासा है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही होगा। हालांकि आपको बता दें कि परिवार वालों की तरफ से तहरीर बेशक दी गई है, लेकिन उनकी ओर से किसी तरीके का संदेह अब तक जाहिर नहीं किया गया। जहां आपको बता दें कि घर के आंगन में युवक का शव मिलने से जहां पूरे गाँव में एक तरफ दहशत का माहौल है, तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है। जहां आपको बता दें कि हत्या का मामला जो है वो प्राथमिकता दृष्टि के साथ इसे देखा जा रहा है, लेकिन परिवार की ओर से किसी पर संदेह की खबर अभी तक नहीं दी गई। अब खबर सूरजपुर से ही है। आपको बता दें कि जहां सूरजपुर वन मंडल के गुई रेंज में एक बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। जी हां, आपको बता दें कि बाघ के शव की जांच में पता चला है कि उसके दांत और नाखून काटकर निकाल लिए गए थे, और जिससे कि यह मामला शिकार का प्रतीक हो रहा है। जहां वन विभाग के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि शिकार की घटना है। बताते चले कि बाघ को जाल में फंसाकर उसके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से निकाले गए, और इस घटना में वन विभाग की लापरवाही की बात सामने आ रही है, क्योंकि अवैध जालों की बिछाए जाने से बाघ फंस गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं वन विभाग ने मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया है। शिकारियों की तलाश के लिए भी अभियान लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि सूरजपुर वन मंडल में बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जहां एक तरफ वन विभाग के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं आपको बताते चले कि जो बाघ जिसके मौत हुई है उसके कई अंग जो है वो जो भी जिसने भी इसका शिकार किया उनके द्वारा निकाल लिए गए, और जिसमें की जानकारी सामने यह आई है कि जो बाघ है उसके नाखून और दांत उसके शरीर से अलग किए गए हैं। तो आपको बता दें कि जैसे ही यह खबर जो है सामने आई, वन विभाग के बीच में हड़कंप मच गया। तो वहीं वन विभाग पर तमाम सवाल इस खबर के सामने आने के बाद से खड़े हो रहे हैं। जहाँ सुरक्षा को लेकर खासतौर पर जानवरों की उसमें वन विभाग जो है घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि वन विभाग की ओर से इस मामले में जांच पड़ताल को शुरू कर दिया गया है, और खास तौर पर शिकारियों के खिलाफ अभियान को शुरू कर दिया गया। खबर बीजापुर से है, जहां आपको बता दें कि जिले के आवापल्ली स्थित पोर्ट्रो कैबिन आश्रम के अध्ययनरत 6वीं कक्षा की छात्रा की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि छात्रा को पहले आवापल्ली अस्पताल ले जाया गया, और जहां फिर वह गंभीर हालत में बीजापुर जिला अस्पताल के लिए उसे रेफर कर दिया। जहां आपको बता दें कि उपचार के दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं परिजनों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने हॉस्टल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, और उचित इलाज की कमी के कारण छात्रा की मौत होने की बात उनकी ओर से कही जा रही है। तो वहीं यह भी जानकारी देते चले कि चिकित्सा अधिकारियों ने इस पर कहा है कि बच्ची को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, और उसका हीमोग्लोबिन स्तर भी लगातार कम हो रहा था, और यदि समय पर उसे जिला अस्पताल ले जाया जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।